In this lecture, we are going to discuss about the very important topic that is what we call as atomic radius. In the previous lecture, we discussed about the Slater's rule, screening constant, shielding effect, penetrating effect, and Z effect. Now, in this lecture, we are going to discuss about the atomic radius. ठीक है, तो अगर हम पहले एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे, अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे तो इट इज़ जो एटॉमिक रेडियस हैं, इट इज़ एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल. ओके, ठीक है. तो यहाँ पर अगर आप समझोगे इस न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक जो डिस्टेंस है दैट इज एटॉमिक रेडियस. ठीक है, लेकिन जो ये डिफिनेशन है ये ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस. तो अगर हम यहाँ पर कुछ रीजन बताएंगे क्यों ये डिफिनेशन एक्यूरेट नहीं है. बिकॉज एक एटम को आइसोलेट करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है. ठीक है, हमने यहाँ पर एक आइसोलेटेड एटम की बात की, लेकिन एक एटम को आइसोलेट करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है बिकॉज वो प्रेजेंट होते हैं किसमें, बॉन्डेड स्टेट में. ओके, ना जो दूसरी बात है, जो एक एटम होता है इसकी कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती. इसकी कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती है. ठीक है, यानी इस स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0. यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0. यानी हमें ये पता ही नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर प्रेजेंट है. ठीक है, हमें आइडिया ही नहीं है कि बाउंड्री कहाँ पर है. तो हम न्यूक्लियस से डिस्टेंस लेते लेकिन कहाँ तक लेंगे ये हमें पता ही नहीं. जब हमें ये पता ही नहीं कि न्यूक्लियस से कहाँ तक लेंगे तो हम कैसे बता सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस कहाँ तक है. ठीक है, ना मोर एक्यूरेट डिफिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो मोर एक्यूरेट डिफिनेशन क्या है. मोर एक्यूरेट डिफिनेशन है इट इज हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, हाफ ऑफ internuclear distance between two atoms in homoatomic molecule. ठीक है, समझना. यहाँ पर हमने क्या बोला कि इट इज़ हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इन होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल. पहले आप समझेंगे यहाँ पर जो ये दो एटम्स है ये सेम है, यानी ये दो एटम जो है होमो एटम्स हैं. होमो मीन्स सेम, तो सेम एटम्स हैं. यहाँ पर भी एटम है, यहाँ पर भी एटम है, दैट इज होमो एटम. तो एक A2 क्या हमने बात की, इट इज होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल. ओके, और अगर हमने अब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस मानी वो है RA, अब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है RA. ओके, तो हम ये लिख सकते हैं कि जो ये इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस तक जो डिस्टेंस है दैट इज D. हमने इसको बताया, हमने इसको D माना. दैट इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. इसी को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ भी. क्या बोलते हैं इसको, बॉन्ड लेंथ. ठीक है, यानी डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियर. हम यहाँ पर ये बता सकते हैं कि RA प्लस RA इज इक्वेलेंट टू D इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. RA प्लस RA इज इक्वल टू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. बिकॉज आपने यहाँ पर देखा भी कि यहाँ से यहाँ तक RA हैं, यहाँ से यहाँ तक RA हैं, और यहाँ इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस तक जो डिस्टेंस है वो हमने D मान ली. सो D विल बी इक्वल टू RA प्लस RA. सो हम ये बता सकते हैं कि ट्वाइस RA इज इक्वल टू D इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. ठीक है, यानी RA जो एटॉमिक रेडियस यहाँ पर आएगी वो आएगी D/2, यानी वहाँ वही हमने बताया, इट इज़ हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स इन होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल. यानी जो दो एटम्स है ये सेम होने चाहिए, होमो एटम्स होने चाहिए. ठीक है, तो ऑन द बेस ऑफ केमिकल बॉन्ड अगर हम बात करेंगे हमारे पास 4 टाइप्स के
एटॉमिक रेडियस होती है। पहली होती है कोवेलेंट रेडियस, सेकंड इज मेटालिक रेडियस, थर्ड इज वैन डर वाल्स रेडियस एंड फोर्थ इज आयनिक रेडियस। ठीक है, तो अगर हम पहले कोवेलेंट रेडियस की बात करेंगे, तो अगर आप पहले बात करोगे जहां पर भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो जब हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर आप समझोगे, ये हमारे पास एक एटम है, ये हमारे पास एक एटम है, तो लेट दिस मॉलिक्यूल बी Cl2 मॉलिक्यूल। ठीक है, Cl2 मॉलिक्यूल, यहाँ पर एक Cl है, यहाँ पर एक Cl है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बना दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। अगर मैं इस Cl का न्यूक्लियस मान लूँ, ये इस Cl का न्यूक्लियस मान लूँ, अब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस आएगी, हम इस डिस्टेंस को मानेंगे d, क्या मानेंगे, d। ठीक है, तो हम ये बता सकते हैं कि रेडियस ऑफ Cl एटम प्लस रेडियस ऑफ Cl एटम इज इक्वल टू d। तो हम ये बता सकते हैं कि RCl इज इक्वल टू d अपॉन 2। ठीक है, तो अगर हम इस टर्म को अब जनरल वर्ड्स में लिखेंगे कि जो कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, इट इज हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, इट इज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू सिंगली बॉन्डेड होमो एटम्स, यानी यहां पर जो दो एटम्स हैं वो सेम है, Cl और Cl। ठीक है, यहां पर दो एटम्स जो हैं, यानी जो बॉन्ड लेंथ सिंपली बराबर आता है, वो बराबर आता है किसके बराबर, रेडियस ऑफ, यहाँ पर भी आएगा रेडियस ऑफ H एटम, इस रेडियस ऑफ H एटम एंड रेडियस ऑफ H एटम विल बी इक्वल टू द बॉन्ड डिस्टेंस, और इसको आप बोलते हो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और जिसको आप बोलते हो बॉन्ड लेंथ, वही अगर आप यहाँ पर देखोगे वही आएगा d अपॉन 2, यानी हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज इक्वल टू कोवेलेंट रेडियस। So covalent radius is half of the internuclear distance between the two nuclei, ठीक है, इन होमो एटम्स। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हमारे पास अब क्या होगा, हमारे पास अब हेटेरो एटम्स है, क्या है, हेटेरो एटम्स। हेटेरो एटम्स में क्या होता है, हमारे पास हेटेरो मीन्स डिफरेंट एंड एटम मीन्स एटम ही, तो लेट द टू एटम्स बी ए एटम एंड बी एटम, ए एटम एंड बी एटम। ठीक है, और हम ये मानेंगे कि ये दो डिफरेंट एटम्स हैं, लेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी काई ऑफ ए बी ग्रेटर देन काई ऑफ बी। ठीक है, हमने ये भी माना कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एटम है इट इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी एटम। और अब यहाँ पर ये ए एटम है, ठीक है, अब यहाँ पर ये बी एटम है, यहाँ पर इसको हम मानेंगे ए एटम, इसको मानेंगे बी एटम, यहाँ पर भी कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पर भी कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, और यहाँ पर ये न्यूक्लियस है ए एटम का, ये न्यूक्लियस है बी एटम का। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस आएगी इसको हम बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। इसको हम मानेंगे डी, क्या मानेंगे, डी। ओके, इसको हम मानेंगे, तो हम यहाँ पर पहले हम यहाँ पर जनरल में एक टर्म लिखेंगे, कोवेलेंट रेडियस इज इक्वल टू डी अपॉन 2, यानी हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू सी, यहाँ पर जो यहाँ पर हमारे पास दो एटम्स होंगे। ठीक है, होमो एटम्स। अब यहाँ पर हमने बात की हेटेरो एटम्स की, अब यहाँ पे जो डिस्टेंस हैं, अगर हम होमो एटम्स की बात कर रहे थे तो इक्वेशन ये थी। ठीक है, लेकिन अगर आप हेटेरो एटम्स की बात करोगे तो यहाँ पर जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो आर ऑफ ए प्लस आर ऑफ बी एटम। ठीक है, अगर होमो एटम्स की बात कर रहे थे वहाँ पर हम ये इक्वेशन लिख रहे थे आर ऑफ ए प्लस आर ऑफ बी, लेकिन यहाँ पर है आर ऑफ ए रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.09 काई ऑफ ए माइनस काई ऑफ बी। इसको हम बोलते हैं स्टीवनसन एंड शूमेकर फार्मूला, स्टीवनसन एंड शूमेकर फार्मूला, स्टीवनसन एंड शूमेकर फार्मूला। तो इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, कभी कभार इस पर न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जाएंगे, एंड होप इन द नेक्स्ट लेक्चर
हम यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो आप इसको स्टार मार्क लिखिएगा, ठीक है। इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक दो बारी जेई मीन्स भी आए हैं, नीट में भी इसमें क्वेश्चन आए स्टीवनसन है शोमेकर फार्मूला पे, ठीक है। या फर्दर डिस्कस करोगे केमिकल बॉन्डिंग में भी, ठीक है। तो और एक पॉइंट जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, यानी जो हमारे पास ऐसे बता देंगे कि सिंगल बॉन्ड जो होते हैं उनकी जो बॉन्ड लेंथ होती हैं वो ज़्यादा होती हैं डबल बॉन्ड से, ठीक है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ से। तो रीज़न क्या है, बॉन्ड लेंथ या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जिसको आप बोलते हो वो सिंगल बॉन्ड में क्यों ज़्यादा होती हैं और डबल बॉन्ड में क्यों कम होती हैं, समझना। यहाँ पर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड में सिर्फ आपके पास सिग्मा, यहाँ पर सिर्फ सिग्मा ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, क्या करते हैं, सिग्मा ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक तो सिग्मा भी ओवरलैप करता है प्लस यहाँ पर पाई ऑर्बिटल्स भी ओवरलैप करते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर ज़्यादा ओवरलैपिंग है। तो ओवरलैपिंग की वजह से क्या होता है, जो ओवरलैप, समझना, ओवरलैपिंग की वजह से क्या होता है, ओवरलैपिंग की वजह से जो दो एटम्स होते हैं वो ज़्यादा क्लोज जाते हैं। यहाँ पर ओवरलैपिंग ज़्यादा है कि कम, डबल बॉन्ड में ज़्यादा ओवरलैपिंग है। अगर ज़्यादा ओवरलैपिंग है यानी जो एटम्स जो हैं वो ज़्यादा क्लोज आए होंगे। जब एटम्स ज़्यादा क्लोज आएंगे तो खुद ब खुद ही न्यूक्लियस भी ज़्यादा क्लोज आया होगा, न्यूक्लियस भी क्लोज आया होगा। अगर आपका न्यूक्लियस क्लोज आया होगा तो आपकी जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो डी है वो डिक्रीज कर जाएगी। अगर हमको पता है कि आर सी जो सॉरी आर जो होता है, ठीक है, जो हमारे पास, चलो आर सी कोवेलेंट रेडियस जो है वो d/2 होता है, या ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आपका डी डिक्रीज करेगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डिक्रीज करेगी तो आर सी भी डिक्रीज करेगी, कोवेलेंट रेडियस भी डिक्रीज करेगी। डी जब डिक्रीज करेगी तो बॉन्ड लेंथ भी डिक्रीज करेगी। दैट इज़ वाई हम क्या बोलते हैं, जो डबल बॉन्ड होता है उसमें ज़्यादा ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग की वजह से जो न्यूक्लियस हैं वो ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। तो न्यूक्लियस की क्लोज आने की वजह से हमारे पास जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो डिक्रीज कर जाती है। दैट इज़ वाई हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड इज ग्रेटर देन बॉन्ड लेंथ ऑफ डबल बॉन्ड। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज मेटालिक रेडियस। तो पहले हम डिफिनेशन लिखेंगे, इट इज half of internuclear distance, it is half of internuclear distance between two metallic atoms, between two metallic atoms, between two metallic atoms in a crystalline lattice structure, is in crystalline lattice okay। तो इट इज़ हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू मेटालिक एटम्स इन ए क्रिस्टलिन लेटिस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर समझोगे, यहाँ पर हमने बनाए हैं, यहाँ पर देखना आप, यहाँ पर एक सोडियम एटम है, यहाँ पर एक सोडियम एटम है, ठीक है। और इसके न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है, लेट इट बी आर एन ए, लेट इट बी आर एन ए, ठीक है। तो हम ये यहाँ पर लिख सकते हैं कि आर एन ए प्लस आर एन ए इज इक्वेलेंट टू, जो यहाँ से यहाँ तक आएगा ये डिस्टेंस, यहाँ तक यहाँ से डिस्टेंस हमने क्या बताई है, डी बताई है, ठीक है। तो ट्वाइस आर ऑफ एन ए, ट्वाइस आर ऑफ एन ए इज इक्वेलेंट टू डी। तो हम ये भी बता सकते हैं कि रेडियस ऑफ सोडियम एटम इज इक्वेलेंट टू d/2, यानी हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू मेटल एटम्स। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो इट इज़ हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू मेटालिक एटम्स इन क्रिस्टलिन लेटिस स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पर आप और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखोगे, अगर जब हमने कोवेलेंट बॉन्ड की बात की थी और मेटालिक बॉन्ड की बात की थी, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता था, और यहाँ पर जब आपके पास मेटालिक बॉन्ड जो है, यहाँ पर आप डिफरेंस देखिएगा, अंतर देखिएगा आप। जो कोवेलेंट बॉन्ड होता था, ये एक एटम होता था, ये एक एटम होता था, लेट इट बी Cl2 मॉलिक्यूल, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और यहाँ पर हमारे पास होते हैं सोडियम और सोडियम। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर ओवरलैपिंग होती है, इनमें ओवरलैप होता है। तो ओवरलैप की वजह से जो न्यूक्लियस हैं वो क्लोज आ जाते हैं। अगर न्यूक्लियस क्लोज आ जाते हैं तो न्यूक्लियस की क्लोज आने की वजह से जो आपका आर सी है, कोवेलेंट रेडियस है,
यहाँ पहले आप बात करोगे डी पहले डिक्रीज करती हैं, अगर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डिक्रीज हुई बिकॉज आर सी इज इक्वल टू डी अपॉन टू, ठीक है, तो आर सी भी डिक्रीज करेगा, ठीक है, यानी जो कोवेलेंट रेडियस है वो कम होगी, ठीक है। यहाँ पर आपका कोई ओवरलैप नहीं होता, ओवरलैप होता है नहीं, ओवरलैप नहीं होता है, यानी जो यहाँ पर डी होगा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू किससे ज़्यादा होगा, एज कम्पेयर टू द कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। तो आर सी आर एम मेटालिक रेडियस इज इक्वल टू डी अपॉन टू, ठीक है, यहाँ पर ये ज़्यादा है, सो यहाँ पर मेटालिक रेडियस भी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू कोवेलेंट रेडियस। तो हम ये यहाँ पर एक करेक्ट पॉइंट बता सकते हैं कि जो मेटालिक रेडियस हैं, मेटालिक रेडियस इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। इसमें रीज़न क्या है, रीज़न बड़ा ही सिंपल है कि यहाँ पर ओवरलैप होता है, ओवरलैपिंग की वजह से जो डी डिक्रीज होता है और डी के डिक्रीज करने की वजह से इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की जब डिक्रीज होता है तो उसके डिक्रीज होने की वजह से जो हमारे पास कोवेलेंट रेडियस है वो भी डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वंडर वालेस रेडियस। तो वंडर वालेस रेडियस क्या होता है, इट इज़ आल्सो द हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है, लेकिन बिटवीन टू नॉन बॉन्ड एटम्स। यहाँ पर मेटालिक रेडियस की हम बात कर रहे थे तो यहाँ पर मेटालिक बॉन्ड था, कोवेलेंट रेडियस की हम बात कर रहे थे कोवेलेंट बॉन्ड था, लेकिन वंडर वालेस रेडियस की हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस देखनी है वो बिटवीन टू नॉन बॉन्ड एटम्स देखनी है, ठीक है, यानी जो दो एटम्स होंगे वो आपस में उनमें कोई बॉन्ड नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल और एक स्टेटमेंट यहाँ पर है, ये स्टेटमेंट आपने पढ़ा क्या, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू नॉन बॉन्डेड एटम्स, ठीक है, यहाँ पर जो दो एटम्स हैं वो आपस में बॉन्डेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स की होनी चाहिए, ठीक है। और जो इनर्ट गैसेस की जब हमने बात की तो वहाँ पर सिर्फ वंडर वालेस रेडियस होती है। इन केस ऑफ इनर्ट गैसेस देयर इज ओनली वंडर वालेस रेडियस। फॉर एग्जाम्पल वी विल टेक एग्जाम्पल ऑफ हीलियम, we will take example of helium. So let me check once, I will check either microphone is on or not. Yes, microphone is on, okay. तो अगर हम ये मानेंगे कि ये न्यूक्लियस ऑफ एक हीलियम एटम है, ये दूसरा हीलियम एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इन हीलियम एटम्स में क्या होता है, इनमें म्यूचुअल डिस्ट्रॉशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। क्या होते हैं, म्यूचुअल डिस्ट्रॉशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, म्यूचुअल डिस्ट्रॉशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो इस म्यूचुअल डिस्ट्रॉशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से यहाँ पर क्या होता है, ये जो दो हीलियम आते हैं इनके जो ये म्यूचुअल डिस्ट्रॉशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, इसकी वजह से यहाँ पर इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है। क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है। इसी को हम जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके दरमियान जो जनरेट होता है, स्लाइट होता है, बहुत ही कम होता है, स्लाइट, ज़्यादा नहीं होता है, स्लाइट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वैंडर वालेस फोर्स, ठीक है। तो ये एक डिस्टेंस तक क्लोज आ जाते हैं, ठीक है, इस अट्रैक्शन की वजह से ये सर्टेन डिस्टेंस तक क्लोज आ जाते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं, बिकॉज अब ये ज़्यादा क्लोज नहीं जा सकते हैं, बिकॉज अब वहाँ पर क्या लगता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है। ये एक सर्टेन डिस्टेंस पर रुक जाते हैं, सर्टेन डिस्टेंस पर ये स्टॉप कर जाते हैं। क्यों, बिकॉज उसके बाद होता है इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, यानी जो दो हीलियम एटम्स हैं उनके दरमियान अब रिपल्शन होता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है, अब ये ज़्यादा क्लोज नहीं जा सकती है, ठीक है। तो ये एक सर्टेन डिस्टेंस पे रहते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर नो केमिकल बॉन्ड इज फॉर्मड, नो केमिकल बॉन्ड, यहाँ पर कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है, ठीक है, नो केमिकल बॉन्ड इज फॉर्मड। तो अब हम अगर आप यहाँ पर देखोगे इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस तक जो डिस्टेंस आएगी दैट इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू नॉन बॉन्डेड हीलियम एटम्स, बिटवीन द टू नॉन बॉन्डेड हीलियम एटम्स, और हम इस डिस्टेंस को मानेंगे डी, क्या मानेंगे, डी, ठीक है। और जो ये डी जो होता है, अगर आप यहाँ पर वंडर वालेस की रेडियस की बात करोगे, वंडर वालेस रेडियस इज डी अपॉन टू, यानी हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू यानी नॉन बॉन्डेड एटम्स, ठीक है। और एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल करेंगे Cl2 और Cl2 मॉलिक्यूल के दरमियान, यहाँ पर एक Cl2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर और एक Cl2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इनके दरमियान आपको पता है, इनके दरमियान
इनके दरमियान क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ होगा, वहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ होगा, यहाँ पर भी यानी कोलेंट रेड आर सी यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी कोलेंट रेडियस होगी। लेकिन अब इनमें क्या होता है, यहाँ पर इनमें म्यूचुअल डिस्ट्रॉशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, Cl2 में भी होता है, Cl2 में भी होता है म्यूचुअल डिस्ट्रॉशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसकी वजह से ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर लगते हैं, जिसको हम बोलते हैं वान डेर वाल्स फोर्स। तो वान डेर वाल्स फोर्स की वजह से ये थोड़ा बहुत एक डिस्टेंस पे आ जाते हैं, क्लोज रहते हैं एक दूसरे को, टू सम एक्सटेंट ही क्लोज रहते हैं और वहीं पर रुक जाती हैं, बिकॉज अब वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन लग जाता है, ठीक है। तो जब हम ये दो नॉन बॉन्डेड क्लोरीन एटम्स के दरमियान, जो हम इनके न्यूक्लियस के दरमियान जब हम ये डिस्टेंस देखते हैं, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं डी, ठीक है। यानी डी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू नॉन बॉन्डेड Cl एटम, ओके। और जो ये यहाँ पर वान डेर वाल्स रेडियस आती है, दैट इज अ हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू, दैट इज हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू नॉन बॉन्डेड एटम्स, ओके। दैट मीन्स कि वान डेर वाल्स रेडियस को हमने फिर से यहाँ पर, अगर हम फिर से आप यहाँ पर बताओगे, वान डेर वाल्स रेडियस क्या होती है, इट इज़ हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू नॉन बॉन्डेड एटम्स ऑफ एडजेसेंट मॉलिक्यूल। या और एक डिफिनेशन जो यहाँ पर बता सकते हो, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई of adjacently placed atoms in solid state of a noble gas in van der Waals radius, ठीक है। और एक अगर यहाँ पर लिखोगे, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई, यानी जो हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बताते हैं, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ adjacently placed atoms in solid state of a noble gas, इसको हम बोलते हैं वान डेर वाल्स रेडियस। तो वान डेर वाल्स रेडियस को हमने d/2 बताया यहाँ पर, ठीक है। इट इज़ हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ एडजेसेंटली प्लेस्ड एटम्स, यानी जो दो एटम्स होंगे यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं होगा, देयर बी नो केमिकल बॉन्ड, ओके। ये और ये एडजेसेंट प्लेस्ड होगा, समझना यहाँ पर बात, ये एडजेसेंटली प्लेस्ड होंगे एटम्स, ठीक है, इन सॉलिड स्टेट, ठीक है, ऑफ ए नोबल गैस, ऑफ ए नोबल गैस। यहाँ पर नोबल गैस, यहाँ पर Cl2 मॉलिक्यूल नोबल गैस नहीं था, दैट इज वाई मैंने जो ऊपर डिफिनेशन लिखी दैट इज मोर एक्यूरेट, ठीक है। यहाँ पर ये वाली डिफिनेशन जो है, हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू नॉन बॉडी एटम्स ऑफ एडजेसेंट मॉलिक्यूल, ये ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर आप कंपैरिजन करेंगे, अगर आप यहाँ पर आप देखोगे, तो जब हमने यहाँ पर कोलेंट रेडियस की बात की, इट इज़ डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, इसको हम मानेंगे डी कोलेंट, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है डी मेटेलिक, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है डी वान डेर वाल्स। अगर आप देखोगे कोवेलेंट रेडियस में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा कम है। क्यों सबसे ज़्यादा कम है? बिकॉज यहाँ पर ओवरलैपिंग होती है। अब जो ये दो एटम्स हैं यहाँ पर मेटेलिक में टच करते हैं, और वान डेर वाल्स के केस में ये दो टच ही नहीं करते हैं, ठीक है। अगर टच नहीं करते हैं तो न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस होगी, जो डी वी होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, इसके बाद डी एम होगा, इसके बाद यहाँ पर ओवरलैपिंग होती है तो डी सी होगा। अगर सबको डिवाइड बाई 2 करेंगे that will be RV van der Waals radius will be greater than metallic radius will be greater than covalent radius। इंपॉर्टेंट है, कभी कभार क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और याद रखना जो हमारे पास van der Waals रेडियस होती है ना, इट इज़ 2 टाइम्स द कोवेलेंट रेडियस। van der Waals रेडियस इज 2 टाइम्स द कोवेलेंट रेडियस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। Now we are moving towards our next topic that we call as ionic radii, ठीक है। तो ionic radii क्या होते हैं? इट इज़ रेडियस ऑफ आयन्स इन आयनिक क्रिस्टल। कि रेडियस ऑफ आयन्स कितनी है एक आयनिक क्रिस्टल में, ठीक है। इधर हम बात करते हैं रेडियस ऑफ एनियंस और रेडियस ऑफ कैटियंस, ठीक है। हम यहाँ पर निकालते हैं रेडियस ऑफ एनियंस भी, रेडियस ऑफ कैटियंस भी। और जो यहाँ पर हम मेथड यूज़ करते हैं मेनली हमारे पास 3 में, और हम इससे पहले निकालते हैं बाई मीन्स ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन, ठीक है। और जो यहाँ पर हम मेथड्स यूज़ करते हैं हम यहाँ पर मेनली 3 मेथड्स लेते हैं, और इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है वो है पॉलिंगस यूनिवेलेंट रेडी, ठीक है। पहले हम यहाँ पर बात करेंगे लैंड्स रेडी की, ठीक है।
अगर आप लैंड रेडी की पहले बात करोगे, इससे भी हम निकालते हैं रेडियस ऑफ कटियान यानी रेडियस आयानस, ठीक है। तो इसमें दो केस बनते हैं। पहला केस ये है कि जब रेडियस ऑफ एनायन इज़ मोर ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कटियान, और दूसरा केस है जब रेडियस ऑफ एनायन विल बी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कटियान। लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस बिटवीन द रेडियस ऑफ एनायन और रेडियस ऑफ कटियान जो है पहले केस में बहुत ही ज़्यादा है, और रेडियस अब यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आप रेडियस ऑफ कटियान एनायन जो है वो ग्रेटर देन है रेडियस ऑफ कटियान, लेकिन डिफरेंस ज़्यादा नहीं है जितना पहले केस में, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम एनायन लेंगे वो है आई माइनस, यहाँ पर जो हम कटियान लेंगे वो लेंगे एल आई प्लस, ठीक है। यहाँ पर जो एनायन लेंगे वो, यहाँ पर जो कटियान लेंगे वो लेंगे के प्लस, और एनायन तो सेम हम लेंगे आई माइनस, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बनाएंगे पहले, ये हमारे पास एक आई माइनस है, दूसरा आई माइनस है, थर्ड आई माइनस है, एंड फोर्थ आई माइनस है, और ये यहाँ पर हमारे पास एल आई प्लस है, ठीक है। ये वाला जो है इसको हम बनाते हैं, तो ये मीन्स ये एंड ब्लैक, आपको ये चीज़ समझनी है ब्लैक का, ठीक है। ज़रा मैं इससे बनाता हूँ, अब इसको थोड़ा बहुत पेंट करने में आसानी होगी, ठीक है। ठीक है, ये और ये। अगर आप यहाँ पर देखोगे, जो हमारे पास जो ये कटियान है ये फिट हुआ स्पेस में, ठीक है, ये फिट हुआ यहाँ पर स्पेस में। लेकिन अगर आप इस वाले केस की बात करोगे, सॉरी वन सेकेंड, अगर आप इस वाले केस की बात करोगे, यहाँ पर ये आई है और ये हमारे पास के हैं, ये दूसरा आई है, आई एंड आई, ठीक है। अगर आप देखोगे ये बराबर स्पेस में फिट नहीं हुआ, आई 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 एंड आई, और ये जो है ये यहाँ पर है के प्लस, ठीक है। तो इन दिस केस यहाँ पर ये न्यूक्लियस हैं, ये न्यूक्लियस हैं, तो इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस तक जो डिस्टेंस आती हैं, लेट इट बी डी, दैट इज द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एन, डी जो है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एनायंस, ठीक है। तो जो डी आएगा बराबर वो आएगा रेडियस ऑफ आई माइनस प्लस रेडियस ऑफ आई माइनस, यानी जो रेडियस ऑफ आई माइनस आएगी वो बराबर आएगी डी अपॉन टू, ठीक है। दैट इज केस नंबर वन। अगर आप दूसरे की बात, जो रेडियस ऑफ यहाँ पर एनायन आएगी दैट इज हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है, हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एनायंस। अगर हम यहाँ पर आप बात करें, जो अगर आप यहाँ पर आप बात करोगे, ये जो एनायन है और इसके न्यूक्लियस तक हम भी इस केस में मानेंगे डिस्टेंस डी है, यानी यहाँ पर जो डी है इट इज़ इंटर न्यूक्लियर जिसमें लिखा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन एनायन एंड द कैटायन। पहले केस में दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन द एनायन एंड द एनायन, इट इज एनायन एंड द कैटायन, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो डी होगा बराबर वो होगा रेडियस ऑफ आई माइनस प्लस रेडियस ऑफ के प्लस, इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस आप याद रखोगे। अब जो हमारे पास सेकंड मेथड है दैट इज इम्पॉर्टेंट है पॉलिंगज यूनिवैलेंट रेडी, ठीक है। तो पॉलिंगज यूनिवैलेंट रेडी में क्या होता है, इट इज आल्सो यूज्ड टू फाइंड द रेडियस ऑफ आयन्स। इससे भी हम फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं, रेडियस ऑफ आयन्स इन आयनिक क्रिस्टल्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि जो दो आयन्स होने चाहिए वो आपस में, कंडीशन क्या होनी चाहिए कि दो आयन्स जो हैं यानी जो कैटायन और एनायन होने चाहिए, यानी जो कैटायन एंड एनायन जो होना चाहिए वो आपस में क्या होने चाहिए, आइसोइलेक्ट्रॉनिक। जैसे हम बात करते हैं NaF की, जैसे हम बात करते हैं KCl की। अगर आप यहाँ पर दोनों में देखोगे NaF की बात करोगे तो यहाँ पर जो कैटायन होगा Na प्लस होगा, F माइनस होगा, यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर K प्लस हैं और Cl माइनस हैं। अगर यहाँ पर अभी आप देखोगे यहाँ पर भी 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर भी 18 इलेक्ट्रॉन्स अब बन गए, ठीक है। तो ऐसे केस में ये जो पोलिंग यूनिवैलेंट रेडी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पोलिंग ने क्या बताया, पोलिंग ने बताया कि जो रेडियस ऑफ कैटयान जो होती हैं इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द जी इफेक्टिव ऑफ Z स्टार ऑफ कैटयान एंड रेडियस ऑफ एनायन जो है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द जी स्टार ऑफ एनायन, ठीक है। तो हम ये बता सकते हैं कि रेडियस ऑफ कैटयान जो है इट इज़, यहाँ पर हम प्रोपोर्शनलिटी के बदले हम प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट सी लाएंगे, सी अपॉन Z स्टार अपॉन कैटयान एंड रेडियस ऑफ एनायन इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई एनायन, जी इफेक्ट ऑफ एनायन, ठीक है। तो हम ये बता सकते हैं कि रेडियस ऑफ कैटयान प्लस रेडियस ऑफ एनायन इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई जी इफेक्टिव ऑफ कैटयान प्लस सी डिवाइड बाई जी इफेक्टिव ऑफ एनायन। एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है तो याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी पे करेंगे इस वाली फार्मूला पे। तो इसमें बहुत बारी जेई एडवांस में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसमें आपके मेन में भी क्वेश्चन पूछा गया है और नीट में भी, मेन यानी AIPM पे जब होता था पहले, ठीक है। और इसमें नीट पे भी क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन पहले, ठीक है, पहले, बहुत पहले, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट एक फॉर्म। इसके बाद हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट किसकी, ब्रैग्स स्लेटर रेडी। तो ब्रैग्स स्लेटर रेडी हम यूज़ करते हैं टू फाइंड द रेडी ऑफ ऑक्साइड आयन इन सिलिकेट्स। तो अगर मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये एक सिलिकॉन है, 1 सेकेंड, और आपको पता है कि यहाँ पर ये पीछे की ओर होगा, ठीक है। ये वाला सिलिकॉन जिसको हमने डॉट से बनाया, एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो अगर हम इस न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस तक डिस्टेंस मान लें, लेट इट बी DOO, ठीक है, DOO इसको हम मान लेंगे। तो यहाँ पर जो रेडी ऑफ ऑक्साइड आयन जो आता है बराबर, वो आता है हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ऑक्साइड आयन्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये ब्रैग्स स्लेटर रेडी है, ठीक है। तो अब हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर न्यूमेरिकल आता है। तो मैक्सिमम जगह मैंने जो ये न्यूमेरिकल देखा तो ये बुक्स पे भी गलत किया था इन्होंने सॉल्व, ठीक है। लेकिन हम इसको अब प्रॉपरली सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर हम पहले बात करेंगे आयनिक रेडी ऑफ Na प्लस एंड F माइनस बाई पोलिंगस मेथड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर हम Na प्लस की बात करेंगे और F माइनस की बात करेंगे तो दोनों में पहले हम जी इफेक्टिव निकालेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 एंड 2p6, ठीक है। तो अब इस शेल में जो आउटर मोस्ट शेल यहाँ पर रह गई हैं, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो आउटर मोस्ट शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें हमारे पास हैं 8 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो अंडर कंसिडरेशन हम लेंगे एक इलेक्ट्रॉन को, तो कितने बचेंगे, 7 इंटू 0.35 प्लस करेंगे यहाँ पर जो अंदर वाली शेल में है 2 इंटू 0.85, तो यहाँ पर भी करेंगे 7 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85। तो अगर मैं इसको फ़ोन पे कैलकुलेट पहले करूँ, 1 सेकेंड,
7 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85, ओके, दैट इज 4.15 एंड दैट इज 4.15, ओके। तो यहाँ पर 4 पॉइंट, इसमें भी जो सिग्मा आएगा दैट इज 4.15, दैट इज 4.15। तो यहाँ पर जो जेड स्टार आएगा बराबर, वो आएगा बराबर जेड माइनस सिग्मा। यहाँ पर भी जो जेड स्टार आएगा बराबर दैट इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। क्लियर। तो अगर यहाँ पर जेड की बात करोगे, जो यहाँ पर जेड है एटॉमिक नंबर है 11 माइनस 4.15, यहाँ पर भी आएगा कितना आएगा, यहाँ पर 9 माइनस 4.15। क्लियर। तो अगर यहाँ पर आप करेंगे -11, दैट इज इक्वल टू 6 पॉइंट, दैट विल बी इक्वल टू 6.85, दैट विल बी इक्वल टू 1 सेकेंड 9 माइनस 4.15, दैट इज इक्वल टू 4.85। तो अभी अगर आप यहाँ पर थोड़ा वो यहाँ पर और एक हम क्वेश्चन बात करेंगे, यहाँ पर जहाँ पर जी इफेक्टिव ज़्यादा है वहाँ पर क्या होता है, पुल जो लगेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ पर जो साइज़ होगा वो डिक्रीज करेगा। अगर हम यहाँ पर साइज़ बात करेंगे तो जो Na+ का साइज़ होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू F-। पहली बात ये है। नाउ वी विल यूज़ द पोलिंग यूनिवेलेंट रेडी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर यूज़ करोगे, अब ये यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बताता है कि NaF और F- के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज 2.31, ठीक है। यानी रेडियस ऑफ Na प्लस रेडियस ऑफ F- इज इक्वलेंट टू C अपॉन प्लस C अपॉन जी इफेक्टिव ऑफ Na प्लस डिवाइड बाई जी इफेक्टिव ऑफ F-। ओके, आर्गुमेंट में पॉइंट। तो यहाँ पर जो ये वाला वैल्यू है ये वही से दिया गए हैं, जो रेडियस ऑफ कटियन प्लस वो दिया गया है 2.31 एंगस्ट्रॉम। कितना दिया गया है, 2.31 एंगस्ट्रॉम विल बी इक्वल टू C डिवाइड बाई जी इफेक्टिव ऑफ कटियन। जी इफेक्टिव ऑफ कटियन किसके बराबर है, कटियन 6.85 प्लस C डिवाइड बाई 4.85, ठीक है। तो 2.31 इज इक्वलेंट टू 4.85 C प्लस C इंटू 6.85। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ पर, मैंने इसको पहली बार मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर किसी जगह गलत हुआ होगा उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो मैं भी इसको पहली बार ही सॉल्व कर रहा हूँ। 6.85 इंटू 4.85 दैट विल बी इक्वलेंट टू 33.225। अगर ऊपर की बात हम करेंगे तो इसमें हम करेंगे 4.85 प्लस 6.85 दैट विल बी इक्वल टू 11.7 C, ठीक है, इज इक्वल टू 2.31। क्लियर है। नाउ C विल बी इक्वल टू 2.31 इंटू 33.225 डिवाइड बाई करेंगे इसको 11.7, ठीक है। तो 1 सेकेंड, अगर मैं इसको कैलकुलेट कर दूँ, अगर मैं इसको कैलकुलेट यहाँ पर कर दूँ 2.31 इंटू करेंगे 33.225 इज इक्वलेंट टू 76.75, ठीक है, डिवाइड बाई करेंगे 11.7। हम इसको सॉरी 76.75 डिवाइड बाई 11.7 दैट मीन्स कि C जो यहाँ पर आपका वैल्यू आएगा, C जो यहाँ पर आएगा वो आएगा 6.56, ओके। तो अगर आप यहाँ पर आप रेडियस ऑफ कटियन अगर आप निकालोगे यहाँ पर, तो रेडियस ऑफ कटियन जो आएगा बराबर वो आएगा बराबर C डिवाइड बाई जी इफेक्टिव। तो C कितना आपका बराबर आएगा, अगर 6.56 डिवाइड बाई जी इफेक्टिव का कितना आपका आया 6.85, ओके 6.85, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 6.85, यस 7.56 6.56 डिवाइड पे करेंगे 6.85
दैट इज इक्वल टू 0.95, ओके। और रेडियस ऑफ सी एल, सॉरी यहाँ पर एफ माइनस फिर भी इक्वलेंट टू 6.56 डिवाइड बाई कितना था ये 4.85 नो 4 यस ओके 6.56 डिवाइड पे करेंगे 4.85 दैट इज इक्वलेंट टू 1.35, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को अब ऐड करेंगे RNA प्लस RF will be equal to 1.35 plus 0.95 that will be equal to, प्लस हम इसको करेंगे will be equal to this, प्लस हम इसको करेंगे 0.95 दैट इज इक्वल टू 2.30, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ये मेरे अगर आप देखोगे थोड़ा बहुत हमारे पास जो राउंडिंग ऑफ हुई वो आई थिंक थोड़ा बहुत गलत हुई होगी, ठीक है, वो गलत हो सकती हैं। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर आप देखोगे एंगस्ट्रॉम में ये भी हैं, ठीक है, ये भी एंगस्ट्रॉम में है, तो ये भी एंगस्ट्रॉम में आएगा। दैट मीन्स कि जो हमारा आंसर है वो सही है, ठीक है। दैट इज अ क्वेश्चन पोलिंग यूनिट रेडी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम अभी फैक्टर्स बोलेंगे। फैक्टर्स इफेक्टिंग कौन से फैक्टर्स जो हैं उन पे जिन पे वो डिपेंड करता है। फैक्टर्स इफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स इफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। तो अगर हम पहले जो है, अगर हम पहले पीरियड की बात करेंगे, मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर हम पीरियड की बात करते हैं, पीरियड में हम जब मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो ही हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट से राइट मूव करने पर आपका जो जी इफेक्टिव होता है, जो हमने कैलकुलेट भी किया, जी इफेक्टिव इंक्रीज करता है। आप खुद भी स्लाइडर्स रूल से कर सकते हो, ठीक है। तो जी इफेक्टिव बढ़ता है, दैट मीन्स साइज जो है वो आपका डिक्रीज करेगा, यानी साइज का जो ऑर्डर आएगा वो सबसे ज़्यादा होगा लिथियम का, उसके बाद बेरिलियम का, उसके बाद बोरान का, बोरान के बाद कार्बन का, कार्बन के बाद नाइट्रोजन का, एंड ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ओके। तो दूसरे जब हम ग्रुप की बात करेंगे, तो ग्रुप की हम बात करेंगे ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारा जो जी इफेक्टिव है वो डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है? बिकॉज सिग्मा इंक्रीज करता है। सिग्मा क्यों इंक्रीज करता है? बिकॉज नंबर ऑफ शेल जो यहाँ पर इंक्रीज है, शेल जब जहाँ पर इंक्रीज होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, रिपल्शन बढ़ेंगी, ठीक है। तो रिपल्शन की वजह से, बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन कम होगी, अट्रैक्शन कम होने की वजह से जो साइज आपका हो वो बढ़ेगा। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप जो साइज होगा वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो साइज का ऑर्डर क्या होगा? लिथियम, सोडियम उससे बड़ा, उसके बाद पोटाशियम, रबीडियम एंड सीसियम, ओके। यानी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप आपका साइज जो है वो बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा बहुत, अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करेंगे, किन की बात करेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत एक, यहाँ पर अगर आप पहले देखोगे स्कैंडियम का साइज जो होगा वो कम होगा टाइटानियम से, सेम होगा कोबाल्ट, निकल, ठीक है। पहले यहाँ पर समझ लो, जो यहाँ से अगर आप देखोगे, अगर आप यहाँ पर देखोगे यहाँ से यहाँ तक जो मैंने लिखा वो मैंने लिखा जी इफेक्टिव का ऑर्डर, क्या लिखा? यानी जी इफेक्टिव इस ऑर्डर में इंक्रीज करेगा। तो जी इफेक्टिव सबसे ज़्यादा क्या किसका होगा? जो हमने कैलकुलेट किया है, आप स्लाइडर्स रूल से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये जी इफेक्टिव का ऑर्डर है, क्या है? जी इफेक्टिव का ऑर्डर। अगर जी इफेक्टिव का ऑर्डर ये है तो ऑर्डर ऑफ साइज क्या होगा? ऑर्डर ऑफ साइज क्या होगा?
जब हम यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, समझना, जब हम यहाँ से स्कैंडियम से आयरन तक जाते हैं तो हमारा जो जी इफेक्टिव का आर्डर होता है वो इंक्रीज होता है, ठीक है, जी इफेक्टिव बढ़ता है। तो साइज़ का आर्डर क्या होगा, स्कैंडियम, टाइटानियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर जो जी इफेक्टिव होता है, जी इफेक्टिव इज ग्रेटर देन या ज़्यादा होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट से, ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट से ये ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या लिखा, जो यहाँ पर साइज़ का ऑर्डर होता है जो, तो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको ये वाला पॉइंट यहाँ पर सॉरी क्लियर करा दूँ, तो हम यहाँ पर ऑर्डर आप लिखेंगे किसका, मैंने पहले ये साइज़ का ऑर्डर रहेगा यहाँ से यहाँ तक। अब जो आयरन, कोबाल्ट और निकल, उनका साइज़ सेम होता है। रीज़न क्या है, बिकॉज यहाँ पर जो जी इफेक्टिव होता है, जी इफेक्टिव इज इक्विवेलेंट टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, ऑलमोस्ट इट इज इक्वल टू, ऑलमोस्ट, ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ओके, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं, अब यहाँ पर साइज़ बढ़ता है, अब यहाँ पर साइज़ बढ़ता है, आप स्लैटर्स रूल की वजह से सिग्मा निकाल सकते हो, तभी जाकर आप इसको थोड़ा, जब मैंने आपको स्लैटर्स रूल बहुत अच्छे से समझाया है, आप इसको यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर साइज़ क्यों आता है ऐसा, बिकॉज यहाँ पर जो सिग्मा है, या यहाँ से यहाँ तक जो सिग्मा है, यहाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट है या शील्डिंग इफेक्ट है, ठीक है, वो ज़्यादा हो जाता है जी इफेक्टिव से, वो ज़्यादा हो जाता है जी इफेक्टिव से, ठीक है। यहाँ पर जी इफेक्टिव कम होता है, अट्रैक्शन कम होती है, दैट इज वाई साइज बढ़ता है। तो इसको आप स्लैटर्स रूल से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, किसकी, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। तो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या होता है, समझना पहले मेरी बात, जो हमारे पास, अगर फॉर एग्जांपल पहले समझना, 3D ये है 4D सीरीज एंड दिस इज 5D सीरीज, इसमें आता है हमारा टाइटानियम, इसमें हमारा आता है जिरकोनियम, इसमें हमारा आता है हैफनियम, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप हमारा आर्डर ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये नहीं होता है, ये वाला यहाँ पर नहीं फॉलो होता है। यहाँ पर जिरकोनियम का साइज इज इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू हाफनियम, क्यों हाफनियम के बराबर होगा, इसी को हम समझिए बाय मीन्स ऑफ लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। तो हम ये बताते हैं कि 3D सीरीज जो है, जो 4D सीरीज़ के एलिमेंट है उसका साइज़ ज़्यादा है, लेकिन 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़ में जो एलिमेंट आते हैं उनका साइज़ ऑलमोस्ट सेम होता है, क्यों, ड्यू टू द लेंथ। इसमें एक रीज़न है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, ठीक है, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, ठीक है। ठीक है, तो अगर आप पहले यहाँ पर समझोगे, समझना मेरी बात, अगर हम जिरकोनियम की बात करेंगे, जिरकोनियम जब हम जाते हैं हाफ नियम पर, तो साइज़ इंक्रीज़ करना चाहिए, लेकिन साइज़ इंक्रीज़ क्यों नहीं करता, साइज़ क्यों कांस्टेंट रहता है, बिकॉज रीज़न क्या है, यहाँ पर समझना रीज़न क्या है, बिकॉज यहाँ पर एफ सबशेल की अब एंट्री होती हैं, यहाँ पर जो हाफ नियम होता है इसमें होती हैं एफ सबशेल, क्या होती हैं इसमें, एफ सबशेल इसमें होती हैं। जब इसमें एफ सबशेल होती हैं तो एफ सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं, जब इसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं, उनकी जो शील्डिंग होती है, मैंने आपको पहले ही बताया कि शील्डिंग का ऑर्डर होता है एस पी डी एंड एफ, यानी जो एफ में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत, उसकी पुअर शील्डिंग होती है, क्या होती है, पुअर शील्डिंग होती है, पुअर शील्डिंग, ठीक है। यानी जो एफ सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनमें पुअर शील्डिंग होती है, ये चीज़ आपको समझ आई, पुअर शील्डिंग। इस यहाँ पर ध्यान रखना है, हाफ नियम में क्या होता है, हाफ नियम में हमारे तो प्रोटॉन्स भी इंक्रीज होते हैं, तो प्रोटॉन्स की वजह से जी इफेक्टिव तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी आते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स आते हैं एफ सबशेल में, एफ सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अगर एफ सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो जो सिग्मा होगा, अगर ये इंक्रीज प्लस प्लस होगा, फॉर एग्जाम्पल ये प्लस प्लस इंक्रीज होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो आते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स एस में आते तो शील्डिंग ज़्यादा होती, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स आते हैं एफ सबशेल में,
एफ सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो एफ सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ये पोर शील्डिंग करते हैं, और इसकी वजह से जो सिग्मा आएगा, सिग्मा इज द सम ऑफ रिपल्शन, तो इसकी वजह से जो सिग्मा आएगा, जो यहाँ पर समझना मेरी बात, जो यहाँ पर सिग्मा आएगा वो कम ही इंक्रीज होगा, वो इंक्रीज होगा लेकिन ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। ज़्यादा इंक्रीज क्यों नहीं होगा? बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो एफ सबशेल में आते हैं, एफ सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उनकी वजह से कम रिपल्शन होता है, दैट इज अ लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, दैट इज अ लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। यहाँ पर अगर आप देखोगे वी नो दैट जेड स्टार इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, तो यहाँ पर ये इंक्रीज होता है प्लस प्लस, ये सिर्फ प्लस इंक्रीज होता है, दैट मीन्स कि जी इफेक्टिव यहाँ पर बढ़ेगा। तो जी इफेक्टिव के बढ़ने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ आएगी? ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रांजिशन कंट्रैक्शन, दैट इज ट्रांजिशन कंट्रैक्शन। ओके, तो अगर हम ट्रांजिशन कंट्रैक्शन की बात करेंगे, जो ही हम जाते हैं अल्युमिनियम से गैलियम, अल्युमिनियम से गैलियम, तो साइज तो बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी साइज कांस्टेंट रहता है, यहाँ पर भी साइज सेम रहता है। यानी जो हम बताते हैं एटॉमिक साइज जो होता है अल्युमिनियम का वो सेम बराबर होता है गैलियम के बराबर। ठीक है, गैलियम के बराबर। तो रीज़न क्या है, रीज़न क्या है, हम यहाँ पर हमें रीज़न सीखना है। रीज़न क्या यहाँ पर है, बिकॉज यहाँ पर आ जाती है डी सबशेल। ठीक है, यहाँ से आ जाती है डी सबशेल, यानी अब जो इलेक्ट्रॉन, समझना, अब जो इलेक्ट्रॉन इस गैलियम में आएंगे वो आएंगे डी सबशेल में, लेकिन जो डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन आते हैं वो भी पुअर शील्ड करते हैं। क्या पुअर शील्ड करते हैं? तो उनकी यानी वो कम रिपल्शन करते हैं। समझना बात, ये हमारे पास न्यूक्लियस हैं, अब ये शेल्स हैं, फॉर एग्जांपल अब ये डी सबशेल है, अब इसमें आएंगे डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स, अब जो, समझना मेरी बात, अभी आएंगे डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन जो डी सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना वो कम उनकी जो रिपल्शन होती हैं वो कम होती हैं, यानी सिग्मा जो होगा वो यहाँ पर कम ही होगा। अगर रिपल्शन कम होंगे तो साइज ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, सिग्मा से साइज बढ़ता था, सिग्मा से साइज बढ़ता था, लेकिन यहाँ पर सिग्मा ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग कॉस्ट ज़्यादा नहीं बढ़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। ठीक है, साइज जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। ठीक है, ट्रांजिशन कंट्रैक्शन में। ठीक है, नाउ अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे एस ब्लॉक कंपैरिजन, क्या करेंगे, एस ब्लॉक कंपैरिजन, ऑफ साइज, तो ये हमारे पास है लिथियम, लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद पोटाशियम, रेबिडियम, सीजियम, यहाँ पर आएगा हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सॉरी कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा साइज जो होगा कम होगा बेरिलियम, बेरिलियम के बाद जो छोटा होगा उससे वो होगा लिथियम, लिथियम से छोटा, लिथियम से थोड़ा बड़ा जो होगा वो होगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से बड़ा होगा पोटाशियम, सॉरी सोडियम, सोडियम से बड़ा होगा कैल्शियम, कैल्शियम से बड़ा होगा स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम से बड़ा होगा बेरियम। ठीक है, अब आप जाओगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आपके पास पोटाशियम है, पोटाशियम का साइज़ जो होगा वो कम किससे, रेबिडियम से, रेबिडियम का साइज जो वो कम होगा सीजियम से। तो सबसे ज़्यादा साइज सीजियम का होगा, सीजियम के बाद रेबिडियम का होगा, ये साइज का ऑर्डर है। ठीक है, साइज का ऑर्डर, रेबिडियम, रेबिडियम के बाद पोटाशियम, पोटाशियम के बाद बेरियम, बेरियम के बाद स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद लिथियम एंड लिथियम के बाद बेरिलियम। तो ये आर्डर कभी कभी पूछा जाता है, दैट इज हमने इसको यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे और एक कैटायनिक रेडियस, किसकी बात करेंगे, कैटायनिक रेडियस की। ठीक है, तो कैटायनिक रेडियस क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर बात करते हैं सोडियम,
और Na+। समझना मेरी बात। अब यहाँ पर क्या होता है, जो सोडियम होता है और सोडियम प्लस होता है, सोडियम में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1, 1s2, 2s2 एंड 2p6। तो पहले यहाँ पर ही आप एक बात तो है, पहली जो यहाँ पर हम यहाँ पर ही ख़त्म कर देते हैं इस सिनेरियो को। यहाँ पर शेल्स ज़्यादा हैं, अगर शेल्स ज़्यादा हैं तो समझना, शेल्स यहाँ पर ज़्यादा हैं, मेरी बात इंपॉर्टेंट है, समझना मेरी बात इंपॉर्टेंट है तो दिमाग रखिएगा। यहाँ पर शेल्स ज़्यादा हैं तो साइज़ ऑटोमेटिकली सोडियम का ही ज़्यादा होगा, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये चीज़ आप इसे समझ सकते हो। अनदर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे एनियॉनिक रेडियस, किसकी बात करेंगे, एनियॉनिक रेडियस की, एनियॉनिक रेडियस की अगर हम बात करेंगे तो एनियॉनिक रेडियस में हम क्या, फॉर एग्जांपल वी टेक एग्जांपल ऑफ एफ एंड एफ माइनस, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1s2। तो हम यहाँ पर एक रख सकते हैं कि जो एक कटयान होता है वो स्मॉलर देन होता है पेरेंट एटम से, स्मॉलर देन पेरेंट एटम, ठीक है। अगर हम यहाँ पर F और F माइनस की बात करेंगे तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो हैं 1s2, 2s2 एंड 2p5। हेयर देयर इज 1s2, 2s2 एंड 2p6। तो अगर हम यहाँ पर अब यहाँ पर शेल्स तो यहाँ पर हम सेम बताते हैं, हम इसको अब सिग्मा से यहाँ पर निकालेंगे। सिग्मा जो यहाँ पर आएगा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस वाले शेल में 7 हैं, लेकिन 1 अंडर कंसिडरेशन तो 6 ही आएंगे, 6 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85, ओके। यहाँ पर आप सिग्मा की बात करोगे दैट आर 8 इलेक्ट्रॉन्स तो 7 ही आएंगे, 7 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85। तो यहाँ पर ये तो दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पर 6 टाइम्स 0.35 है, यहाँ पर 7 टाइम्स है, तो सिग्मा यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो जहाँ पर सिग्मा ज़्यादा होगा वहाँ पर समझना मेरी बात, समझना मेरी बात, यहाँ पर समझना मेरी बात। अगर हम जी इफेक्ट की बात करेंगे तो ये हम नहीं बता सकते, थोड़ा बहुत ये रॉन्ग भी यहाँ पर स्टेटमेंट है कि यहाँ पर सिग्मा ज़्यादा होगा। सिग्मा से सब कुछ नहीं निकलता, यहाँ पर जो जड़ होना चाहिए वो जड़ सेम होना चाहिए। जब जड़ सेम होगा तब जाके हम बता सकते हैं कि जिसका सिग्मा ज़्यादा उसका साइज़, ये एक इम्पॉर्टेंट है। मैंने कभी कभार अगर इसमें ये पॉइंट मुझे बताना भूल गया हो उसके लिए सॉरी। अगर जड़ सेम हो तभी जाकर हम बोल सकते हैं कि जिसका सिग्मा ज़्यादा हो उसका साइज़ ज़्यादा हो। जी इफेक्ट यहाँ पर दोनों का जड़ सेम है तो जड़ माइनस सिग्मा, तो यहाँ पर जड़ माइनस सिग्मा। अब यहाँ पर सिग्मा कम है तो जी इफेक्ट कहाँ पर ज़्यादा होगा, समझना मेरी बात, समझना मेरी बात। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर सिग्मा का वैल्यू जो आएगा वो ज़्यादा आएगा, ठीक है। अगर सिग्मा का वैल्यू ज़्यादा आया यहाँ पर तो जी फैक्टर का वैल्यू यहाँ पर कम आएगा, यहाँ पर जी फैक्टर का वैल्यू ज़्यादा आएगा। अगर जी फैक्टर का वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा आया, यहाँ पर जी फैक्टर का वैल्यू कम आया, तो जी फैक्टर का ज़्यादा होने का मतलब ये है कि पुलिंग फोर्स ज़्यादा है, अट्रैक्शन ज़्यादा है, यानी साइज़ होगा वो कम होगा। साइज़ क्या होगा, साइज़ जो यहाँ पर होगा वो एफ माइनस का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू एफ, दैट इज इट, ओके। Now, if we deal about the isoelectronic species, if we discuss about the isoelectronic species की अगर हम बात करते हैं isoelectronic species, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे S2 माइनस की, Cl माइनस की, K प्लस की एंड कैल्शियम 2 प्लस की, इन सब में 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो 18 इलेक्ट्रॉन, सब में 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन याद रखना यहाँ पर 20 प्रोटॉन्स हैं, 19 प्रोटॉन्स हैं, ओके, 19 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, 16 हैं, ठीक है। एंड जो यहाँ पर प्रोटॉन्स हैं बेटा वो हैं 17, ओके। होप आपको ये चीज़ समझ अभी आई होगी। अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर हम दो चीज़ से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। 16 इसमें अगर 20 है नहीं, ठीक है।
अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर 20 प्रोटॉन जो हैं, 20 प्रोटॉन जो हैं वो 18, समझना मेरी बात, 20 प्रोटॉन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन लगा रहे हैं। यहाँ पर 90 इलेक्ट्रॉन्स 19 प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन पे लगा रहे हैं फोर्स, 17 प्रोटॉन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स पे, 16 प्रोटॉन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स पे लगा रहे हैं यहाँ पर अट्रैक्शन। तो यहाँ पर अगर हम समझना बात, यहाँ पर प्रोटॉन ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन तो सब में सेम है, लेकिन जहाँ पर प्रोटॉन ज़्यादा होंगे वहाँ पर Z ज़्यादा होगा, वहाँ पर Z इफेक्टिव ज़्यादा होगा। वी नो दैट Z स्टार इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। तो समझना मेरी बात, अगर हम सिग्मा की बात करेंगे, सिग्मा तो सब में सेम है, यहाँ पर सिग्मा तो सब में, बिकॉज इलेक्ट्रॉन तो सेम है। अब कौन डिपेंड करेगा? Z। जितना आपका वैल्यू Z का ज़्यादा होगा उतना Z इफेक्टिव ज़्यादा होगा, ठीक है। तो Z का वैल्यू यहाँ पर किसका ज़्यादा है, यानी प्रोटॉन जिसमें ज़्यादा होगा, प्रोटॉन कलेक्शन में ज़्यादा, तो Z इफेक्टिव का ऑर्डर ही आएगा। मैंने आपको पहले ही बताया। इन केस ऑफ अगर हम बात करेंगे, अगर आप यहाँ पर समझोगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक की जब हम बात करते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक की जब हम बात करते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ की अगर हम बात करते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ की अगर हम बात करते हैं, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में क्या होता है, जितने आपके पास Z इफेक्टिव जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के, ठीक है। तो साइज़ का आर्डर जो है इसका, जो ये साइज़ का आर्डर होगा, अगर हम साइज़ का आर्डर, तो ये जो साइज़ का आर्डर ये होगा, साइज़ का ऑर्डर क्या होगा, ये S2 मैंने सबसे ज़्यादा, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद K एंड उसके बाद ये, ठीक है। और एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर लेंगे तो वो है N3 माइनस, O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस, Mg2 प्लस एंड अल्मोनियम प्लस 3। सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अगर सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, तो सिग्मा सब में सेम होगा। अब Z इफेक्टिव किसका ज़्यादा होगा, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, ठीक है। तो साइज़ का ऑर्डर क्या आएगा, साइज़ का ऑर्डर ही आएगा, Z इफेक्टिव का ऑर्डर ही आएगा, दैट विल ऑर्डर ऑफ Z इफेक्टिव। नाउ आई विल एंड दिस लेक्चर बिकॉज थोड़ा बहुत ये लेक्चर ज़्यादा लंबी खींच गई, ठीक है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द जो हमारे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं रिगार्डिंग टू एटॉमिक रेडियस एंड स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो भी क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, वो विल डिस्कस दीज क्वेश्चन फ्रॉम द वीके जसवाल बुक, ओके। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, अब जो लेक्चर्स हैं वो थोड़ा बहुत शॉर्ट ही आएंगे, यही थोड़ा बहुत जो लंबे लेक्चर्स थे, एंड अभी जो लेक्चर्स हैं वो हम शॉर्ट ही बनाएंगे, एक एक घंटे के, ठीक है। उसमें हम कवर करेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी along with electron affinity। then in the next lecture we will discuss about the electronegativity, ठीक है। तो ये बेसिस बनाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, दैट इज़ वाई मैं इसको थोड़ा बहुत ज़्यादा डिटेल में ले रहा हूँ, ठीक है। होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू दिस फ्रॉम वीके जसवाल, ओके। एंड जो इसमें और एक क्वेश्चन आता है, जो इसमें और एक बुक आती है जिसको मैं आपको, अगर आप उसको पढ़ना चाहोगे, दैट इज़ गुड बुक, दैट इज़ हाउस क्राफ्ट, ठीक है, वो भी आप कंसल्ट कर सकती हो। थैंक्स।